हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन पर। मैं हूं त्रिभुवन कुमार। आज फिर मैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस समान विज्ञान सीरीज का वीडियो नंबर 7 लेकर के आया हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आज का यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक हैं। 20 प्रश्न शामिल हैं। जो फ्रेंड्स इस सीरीज का पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वह ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे जनरल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल का हर अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, अर्थात 121 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया से प्रभावित होने वाले अंग हैं। निमोनिया से प्रभावित होने वाले अंग हैं। ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है आंत, सी है यकृत, डी है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। निमोनिया जो होती है, निमोनिया से प्रभावित होने वाले हमारे शरीर के अंग हैं फेफड़ा। ये फेफड़ा निमोनिया से प्रभावित होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आंत, यकृत और अग्नाशय जो है वह किस किस बीमारी से प्रभावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंत जो है, आंत प्रभावित होता है हैजा से, टाइफाइड से, पेचिस से और डायरिया से। ये सभी बीमारियों से जो है हमारा आंत प्रभावित होता है। यकृत जो होता है, यकृत प्रभावित होता है पीलिया से, हेपेटाइटिस से हमारा यकृत प्रभावित होता है। और अग्नाशय जो प्रभावित होता है फ्रेंड्स, वह मधुमेह के रोग से हमारा जो है अग्नाशय प्रभावित होता है। और फेफड़ा जो होता है फ्रेंड्स, वह फेफड़ा निमोनिया के साथ साथ क्षय रोग, कुकुर खांसी और तपेदिक जैसे बीमारियों से हमारा फेफड़ा जो है वह प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 122। आज का 122 नंबर क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, बी है फार्मिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है टार्टेरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होते हैं। साथ साथ देख लेते हैं कि साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल किस किस में प्राप्त होता है। जैसे फ्रेंड्स, साइट्रिक अम्ल जो होता है वह साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, से प्राप्त होता है, नींबू से प्राप्त होता है और संतरा से हमें साइट्रिक अम्ल प्राप्त होते हैं। उसी तरह से फार्मिक अम्ल जो है, फार्मिक अम्ल ये बिच्छू के डंक के साथ साथ लाल चींटियों के डंक से भी हमें यह फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। लैक्टिक अम्ल फ्रेंड्स वह दूध दही से प्राप्त होता है। और टार्टेरिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स, वह हमें इमली, अंगूर जैसे फलों से प्राप्त होता है, टार्टेरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद कहाँ गिरेगी? अगर कोई व्यक्ति एक समान वेग से, जिसका वेग समान हो, चलती रेलगाड़ी से कोई गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है और वह अपना हाथ बाहर में ही रखता है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उछालने वाले के आगे। उसके जो उछालने वाले जो व्यक्ति थे उनके हाथ से आगे गिरेंगे, या उछालने वाले के पीछे गिरेंगे, या उछालने वाले के हाथ में गिरेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, उछालने वाले के हाथ में वह गेंद वापस गिर जाएंगे। जब कोई रेलगाड़ी समान वेग से चलती हो और कोई व्यक्ति एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो वह गेंद उसके हाथ में ही आकर के दोबारा फिर वापस गिर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124।
जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और डी ऑप्शन है बी तथा सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है, ये जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। आज का क्वेश्चन है 125। तारपीन का तेल, ये जो तारपीन का तेल है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बबूल, बी बरगद, सी पीपल और डी है चीड़। तो तारपीन का तेल फ्रेंड्स किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी नंबर, चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। यहाँ देखिए चीड़ के तेल से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ये चीड़ के पेड़ है, उसको छील करके इससे तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। ऑप्शन ए √6:1, बी है 1:√6, सी है 1:6 और डी है 6:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 6:1। तो देखिए ये कैसे होता है। मान लीजिए कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी है और चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण हम लोग पढ़े हैं कितना होता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो चंद्रमा पे हो जाएगा g/6, क्योंकि पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना चंद्रमा पर के भार के बराबर होता है। तो अगर पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण g है तो चंद्रमा पे हो जाएगा g/6। अब इसी का हम लोग अनुपात निकालेंगे तो g/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, बराबर हो जाएगा g/6/g। ये g कट गया तो कितना बचा फ्रेंड्स? 6/1 बचा। इसी को रेशियो में लिखेंगे तो 6:1 इसका अनुपात होगा। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण और चंद्रमा पर के गुरुत्व त्वरण का अनुपात 6:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, कहता है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी तेजी से घटता है, डी न बढ़ता है न घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ ले जाया जाता है तो उसका भार जो है वह बढ़ते जाता है, और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो उसका भार जो है वह घटते जाता है, घट जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? यह जो सोना होता है या शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? ऑप्शन ए है 22 कैरेट, बी है 24 कैरेट, सी है 30 कैरेट, डी है 18 कैरेट। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 कैरेट। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होते हैं। मतलब जो सोना 24 कैरेट के होंगे वह एकदम मुलायम होता है, और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सोना का यूज आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो उसमें इतना मुलायम सोना का यूज नहीं हो पाता है, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए आभूषणों के निर्माण के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। तो हमें यह भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए आभूषणों के निर्माण में कितने कैरेट के सोना का यूज होता है तो उसमें 22 कैरेट सोना का यूज होता है, और उसमें 2 कैरेट जो होता है वह सिल्वर चांदी या
तांबा को मिश्रित किया जाता है उसको कड़ा कठोर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। सोल्डर मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु है। ऑप्शन ए तांबा एवं जस्ता का, बी टीन एवं लेड का, सी तांबा एवं टीन का, डी इनमें से कोई नहीं। सोल्डर जो होता है फ्रेंड्स वह किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीन और लेड का मिश्र धातु जो होता है वह सोल्डर होता है। इसमें टीन का होता है 50% टीन और 50% लेड सोल्डर में होते हैं, इसको भी याद रखना है, कहीं पूछ देता है। उसी तरह तांबा और जस्ता जो होता है फ्रेंड्स, पित्तल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, पित्तल। इसको भी याद रखना है कि पित्तल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पित्तल में 80%, इसमें 80% जो है वह तांबा होता है और 20% जस्ता होता है। और तांबा और टीन जो होता है फ्रेंड्स, ब्रोंज जो है वह तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, BRONZ, ब्रोंज। इसमें तांबा होता है 90% और SN टीन होता है 10%। इसको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? धातु का जो वेल्डिंग किया जाता है उसमें कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन, बी है एथेन, सी है ब्यूटेन, डी है एथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, एसिटिलीन गैस का प्रयोग धातु के वेल्डिंग में किया जाता है, याद रखना है इसको। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, एक बार लाइक कर दें और अपना राय सलाह सुझाव जो है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जो स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन के नाम से बना हुआ है, या हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर ले, वह भी स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन के नाम से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस हैं, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस हैं। ऑप्शन ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी क्रिप्टन। तो वायुमंडल जो है हमारा उसमें सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आर्गन। आर्गन जो है हमारे वायुमंडल में, आर्गन एक अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर है। कौन कौन से अक्रिय गैस होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला होता है हीलियम, यह अक्रिय गैस है। नियॉन जिसका परमाणु संख्या 10 और परमाणु भार 20.179 होता है, जिसका सिंबल Ne होता है। यह हो गया आर्गन जिसका सिंबल Ar होता है, परमाणु संख्या 18 और परमाणु भार 39.948 होता है। यह क्रिप्टन हो गया जिसका परमाणु संख्या 36 और परमाणु भार 83.80 होता है। ये हो गया जेनॉन जिसका परमाणु संख्या 54 और परमाणु भार 131.30 होता है। ये हो गया रेडॉन जिसका परमाणु संख्या 86 और परमाणु भार 222 होता है फ्रेंड्स। तो इसमें केवल ये हीलियम के जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इन सभी के बाहरी कक्षा में जो है वह 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इन सभी के बाहरी कक्षा में केवल हीलियम को छोड़ करके ये सभी पांचों गैस जो है अक्रिय गैस, इन सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण।
तो 132 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन जो है वह खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी रहती है। यह जो ट्यूबलाइट है जिसको हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, इस ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? ऑप्शन ए है आर्गन प्लस मीथेन, बी है पारे की वाष्प प्लस आर्गन, सी है हीलियम प्लस पारे की वाष्प, डी है हीलियम प्लस आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, पारे की वाष्प और आर्गन गैस जो है इस ट्यूबलाइट के अंदर भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हुआ। तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है फ्रेंड्स ये होता है CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। वॉशिंग सोडा या जिसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं का रासायनिक सूत्र होता है। वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए है Na2CO3 इंटू 10H2O, बी है CO प्लस N2, सी है CO प्लस H2 और डी है CaCO3। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा का या धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O। यह जो होता है वह वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और जान लेते हैं हम लोग इस CO प्लस N2 जो होता है फ्रेंड्स वह होता है वायु अंगार गैस का, वायु अंगार गैस का अंगार गैस का फॉर्मूला रासायनिक सूत्र होता है CO प्लस N2। इस गैस को हम लोग प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं, या प्रोड्यूसर गैस पूछेगा तो भी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CO प्लस N2। दूसरा है CO प्लस H2। ये CO प्लस H2 जो होता है फ्रेंड्स वह जल गैस जिसको भाप अंगार गैस कहते हैं उसका यह फॉर्मूला है, जल गैस का, जल गैस। इसका दूसरा नाम भाप अंगार गैस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और ये जो CaCO3 होता है फ्रेंड्स ये चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है, चूना पत्थर का, चूना पत्थर CaCO3 चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? कहता है बेकरी में ब्रेड जो बनता है उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए है ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, बी है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, सी है ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए और डी है ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए बेकरी में जो है ब्रेड में ईस्ट को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, संसार का सबसे बड़ा फूल या पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, बी रेफ्लेसिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रेफ्लेक्सिया जो होता है वह संसार का सबसे बड़ा पुष्प है या फूल है, रेफ्लेसिया। इसका हम फिगर भी दिखा देते हैं, ये रेफ्लेसिया है,
इसका जो सुगंध होता है वो फ्रेंड्स वह सड़े हुए मांस का तरह, इस तरह जो है इसका गंध होता है, रेफ्लेसिया का। ये रेफ्लेसिया का पौधा है, फूल है, जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वैसा कौन सा खाद्य है, वनस्पति खाद्य है जिसमें अधिकतम प्रोटीन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है उसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। ये सोयाबीन का फिगर है। सोयाबीन खाने से हमें अधिक मात्रा में जो है वह प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 3, डी है 4। तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। ये कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? इसको याद रखिएगा, ग्रीन, लाल और ब्लू। इसको याद रखिएगा, ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं, ग्रीन, लाल, रेड और ब्लू। अब जब रेड और ब्लू को हम लोग मिलाते हैं तो यह द्वितीयक रंग का निर्माण करता है, जो मैजेंटा जिसको हम लोग कहते हैं। उसी तरह ब्लू और ग्रीन को मिलाते हैं तो यह क्रैयन रंग का निर्माण करता है। और ग्रीन और रेड को जब मिलाते हैं तो वह द्वितीयक रंग येलो का निर्माण करता है। इसे भी हमें याद रखना है। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वह 3 होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू। यही तीनों रंग का प्रयोग टीवी में किया जाता है, जिससे हम लोग अनेक तरह के रंग को टीवी में देखते हैं। तो टीवी में भी अगर पूछा जाए कि टीवी में किस रंग का उपयोग किया जाता है, तो यही 3 ही रंग टीवी में भी उपयोग किया जाता है, प्राथमिक रंग ग्रीन, रेड और ब्लू। उसी से अनेक तरह के रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है 140। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? कहता है पौधा में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है फ्रेंड्स वह किसमें होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी पूरा पौधा में। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पत्ती में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है फ्रेंड्स वह पत्ती लीफ में होता है। जैसे कि देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं कि मिट्टी से जो है पेड़ अपने जड़ के थ्रू जो है वह पानी को ऊपर ले जाता है, और यहाँ लीफ में जो है वहाँ खाना बनता है। खाना बनाने में पानी का यूज होता है। जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है वह इसी लीफ के माध्यम से फिर वायुमंडल में आ जाता है, बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है फ्रेंड्स वह प्लांट के लीफ में होता है। इसे हमें याद रखना है, पत्ते में होते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही खत्म होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो नंबर 8 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।